एक बार क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए। एक बार देखती हूँ आप लोग ठीक से ये वर्क करता है कि नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मिथिलेश जी, बहुत सही। ग्रेट, राधे राधे। बिल्कुल, जिस भी चीज में आप विश्वास रखते हैं। चलिए फिर, हाँ, फर्स्ट का बी। बहुत बढ़िया उषा जी, फर्स्ट का बी कह रहे हैं आप लोग। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। डैश मोटिव्स डील विद द नीड टू रीच सेटिस्फाइंग फीलिंग स्टेट्स एंड टू ऑब्टेन पर्सनल गोल्स। यानी कि अगर हम बात करें तो कौन से मोटिव्स हैं जो डील करते हैं किसके साथ? नीड टू रीच सेटिस्फाइंग फीलिंग या स्टेट जो है जहां आप सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, पीस पर हैं, पर्सनल गोल्स को अचीव करने के बाद या करने के लिए आप जहां सेटिस्फेक्शन फील करेंगे, उसको क्या कहेंगे आप? कैसे मोटिव कहेंगे? इफेक्टिव मोटिव कहेंगे, अफेक्टिव मोटिव कहेंगे, प्रिजर्वेशन ओरिएंटेड मोटिव कहेंगे, या फिर सेफ्टी ओरिएंटेड कहेंगे? बहुत ही सिंपल अंडरस्टैंडिंग आपको यहां लगानी है और आंसर आपका सही हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो दिनेश जी, हल्का सा लेट तो हो ही गया है। अफेक्टिव, एग्जैक्टली हैप्पी, बिल्कुल सही बात है। आंसर क्या है? अफेक्टिव मोटिव्स। अफेक्टिव हमने समझा है बीएस ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है कि 3 पक्ष हैं सीखने के। एक है कॉग्निटिव जिसको संज्ञानात्मक कहते हैं, कॉग्निटिव जो दिमाग से, संज्ञान से आपके रिलेटेड है। दूसरा है अफेक्टिव जिसको हम संवेगात्मक कहते हैं, आपके इमोशंस से रिलेटेड है। देखो इफेक्टिव और अफेक्टिव 2 अलग चीजें हैं। बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं वो लोग जो इफेक्टिव और अफेक्टिव को सेम समझते हैं। इफेक्टिव जो है वो क्या है? आपकी प्रभावी, बेहतरीन, है ना, किसी भी चीज में आप कितने बेहतर हैं। अफेक्टिव क्या है? आपके इमोशंस से जुड़ा हुआ है, आपके संवेगों से जुड़ा हुआ है। और तीसरा पक्ष है जिसको कोनेटिव भी कह देते हैं या साइकोमोटर कहते हैं, जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटीज भी शामिल होती हैं, गत्यात्मक पक्ष कहेंगे। तो सीखने के 3 पक्ष हैं। बीएस ब्लूम इसके बारे में बात करते हैं अपनी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की। और ये तीनों पक्ष जहां जुड़ जाते हैं, जो हैंड, हार्ट और हेड की शिक्षा हम कहते हैं, हैंड, हेड और हार्ट की शिक्षा, ठीक है। तो ये तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। अफेक्टिव जहां पर आप सेटिस्फेक्शन पर या उस फीलिंग पर फोकस करेंगे, ठीक बात। इस संज्ञानात्मक पक्ष में 6 लेवल है: नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और आपका इवेल्युएशन। जब नई में बात करेंगे तो उसमें थोड़ी सी फॉर्म्स चेंज हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 है, अकॉर्डिंग टू गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस द फैक्टर दैट वुड कॉन्ट्रीब्यूट मोस्ट फॉर बीइंग अ सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल। भाई गार्डनर की थियरी से एक क्वेश्चन आता है, सेल्फ अवेयर यानी कि आत्म जागरूक व्यक्ति के अंदर कौन सी इंटेलिजेंस पाई जाएगी? सिंपल चीज पूछिए हमसे, आंसर कीजिए। ब्लूम टेक्सोनॉमी पे दे देंगे क्लास। तबियत सही है एकदम आकांक्षा, और जल्दी ही 2 वीडियो करेंगे लेट्स लर्न पे। मैं बहुत दिन से कोशिश कर रही थी कि चीजें ठीक हों और मैं मैनेज कर पाऊं 2 वीडियोस, है ना। तो मैं देखती हूँ सुबह में या तो 12 बजे का टाइम रखेंगे, या मैं एक बार टाइम का देख लेती हूँ, शाम में रखें या तो 2 वीडियो, या फिर सुबह और शाम करें, वो देख लेंगे, है ना। बताइए एक बार। अमनप्रीत जी बहुत बढ़िया। इंटरपर्सनल कह रहे हैं कई लोग, दुख की बात है। इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल मतलब स्वयं की बात हो रही है। इंट्रा मतलब खुद में, आप सेल्फ अवेयर हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने मोटिव्स को लेकर के। अगर यहां इंटरपर्सनल होता तो दूसरों के फीलिंग्स, दूसरों को समझने में आप बहुत अच्छे होते, है ना। इंटर स्टेट जैसे बसें चलती हैं आपकी, उसी तरीके से इंटर मतलब 2 या 2 से अधिक के बीच में, इंट्रा मतलब स्वयं में, विद इन एन इंडिविजुअल, ये कह सकते हैं। इंट्रा होगा 2 या 2 से अधिक लोगों में होगा तो इंटर होगा, ठीक है बात। स्पिरिचुअल जैसा हमने नहीं पढ़ा अभी तक, एनसीईआरटी नहीं इसको मानता। लिंग्विस्टिक है जो भाषाई कौशल आपके वक्ता में हो सकता है, लैंग्वेज टीचर में हो सकता है। म्यूजिकल आपका ए आर रहमान से लेकर या कोई भी जो वाद्य यंत्र बजाते हैं या कंपोज करते हैं, म्यूजिक, सिंगिंग वगैरह, इन सब में पाया जाएगा म्यूजिकल इंटेलिजेंस। 8 प्रकार की इंटेलिजेंस है गार्डनर के अकॉर्डिंग। और अगर हम इन 8 को देखना चाहें तो थोड़े से इस तरीके से हम यहां पर देख सकते हैं। देखिए एक बार क्या लिखा हुआ है। बॉडीली काइंस्थेटिक मतलब गत्यात्मक, जो शारीरिक एक्टिविटीज बहुत अच्छी करते हो। एग्जाम्पल विराट कोहली ले सकते हैं, सचिन तेंदुलकर ले सकते हैं, साइना नेहवाल ले सकते हैं, ठीक है बात। तो यहां हम कह सकते हैं कि बॉडी स्मार्ट कहेंगे उन लोगों को जो बॉडीली काइंस्थेटिकली अच्छे हैं। दूसरा, इसके अलावा पीपल स्मार्ट किसको कहोगे? इंटरपर्सनल, जो लोगों में अच्छा डील कर लेते हैं लोगों के साथ, है ना। ये बिल्कुल एलआईसी एजेंट भी हो सकते हैं, या ये जो वो एमएलएम होता है, क्या बोलते हैं उसको, वो जो मल्टी लेवल मार्केटिंग, जो पूरा 1 के 2 बनाने में मतलब एकदम लंबोर्गिनी दिला देंगे आपको, वो ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। उनके सामने आपको कुछ भी बेच सकते हैं ये, ठीक। वर्ड स्मार्ट, वर्ड स्मार्ट वर्बल लिंग्विस्टिक, बेसिकली वो नहीं है, वो उसका बहुत ही छोटा सा रूप हो जाएगा। वर्बल लिंग्विस्टिक आपके शब्दों पर पकड़ है आपकी, ठीक है।
फिर है लॉजिक स्मार्ट। लॉजिक स्मार्ट जिसका मैथ्स में, रीजनिंग में, इन सब में बेहतर इंटरेस्ट हो या पकड़ हो। नेचुरलिस्टिक यानी प्राकृतिक, नेचर स्मार्ट कहेंगे, गार्डनर हो सकते हैं बाकी लोग। इंट्रापर्सनल, सेल्फ स्मार्ट, खुद को लेकर के अच्छे से अपने भावनाओं को, सब चीजों को समझते हैं। पिक्चर स्मार्ट, जो चीजों को देख करके विजुअलाइज कर लें। स्पेशल इंटेलिजेंस कहेंगे, विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस। म्यूजिक स्मार्ट यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस होगा इनमें। तो ये कुछ 8 प्रकार हो गए जिनको तोड़ तोड़ के हमने समझा है, रिवीजन की है, फरारी दिला देंगे एग्जैक्टली। अभी बताऊंगी मैं मीनू, आज लास्ट में बता दूंगी जिनको ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, खतरनाक होते हैं वो लोग ऐसे। मैं भी पता नहीं ग्रेजुएशन की बात है या कब की, पूरा प्लान बता दिया। एक फ्रेंड था कॉमन, और वो उसको कई, ये लोग कहीं से भी टकरा जाते हैं। अब बैठ के 30 रुपए के बर्गर में जो उसने दिमाग खाया है 1.5-2 घंटे, मैंने कहा सही है, मतलब बढ़िया है। इकबाल दानिश, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए एक बार। अच्छा तो कहां चलाती हूँ जी अभी, देखिए एक बार। A major difference between the perspectives of Vygotsky and Piaget। Piaget और Vygotsky किस चीज को लेकर के सबसे ज्यादा अलग हैं, या उनमें मेजर डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस क्या है Piaget और Vygotsky में? मेजर डिफरेंस की बात की है, सिमिलैरिटी नहीं, डिफरेंस। अंतर क्या है? दोनों कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, यानी कि दोनों इस बात में विश्वास करेंगे कि बच्चा अपने संज्ञान का, अपनी नॉलेज का निर्माण कर सकता है, मीनिंग मेकिंग करके, प्रॉब्लम सॉल्व करके। ठीक है बात मिनी मोनिका? हाँ जी शिवांगी। देखिए एक बार, देयर क्रिटिक ऑफ बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल्स, व्यवहारवादी जो सिद्धांत होते हैं, ये स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में एक वीडियो में करा चुकी हूं, जिसमें मैंने बात की थी कैसे जो आपका पूरा स्ट्रक्चरलिज्म है, या उसके बाद बाकी जितने भी समुदाय आए हैं, साइको एनालिसिस हुआ, बिहेवियरिज्म हुआ, गेस्टाल्टवाद है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, इन सब के बारे में बात की हुई है एक वीडियो में। तो बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल्स को कैसे क्रिटिक किया है उन्होंने इस चीज में। द रोल ऑफ प्रोवाइडिंग अ नर्चरिंग एनवायरमेंट, ऐसा एनवायरमेंट जहां बच्चा फल फूल सके, या फिर देयर व्यूज अबाउट लैंग्वेज एंड थॉट, या फिर देयर कॉन्सेप्शन ऑफ चिल्ड्रन एज एक्टिव कंस्ट्रक्टर्स ऑफ नॉलेज, बच्चे क्या हैं? ज्ञान के सक्रिय निर्माता हैं। ये बात दोनों को माननी पड़ेगी। बताइए एक बार, आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया अनुमानव, एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देयर व्यूज अबाउट लैंग्वेज एंड थॉट, उनका जो विचार है भाषा और विचार को लेकर के, उनके जो व्यूज हैं, उनके जो पर्सपेक्टिव हैं भाषा और विचार को लेकर के। वाइगॉस्की कहते हैं कि भाषा जो है एक टूल है, दोनों जो विचार और भाषा हैं वो दोनों पैरेलली चलते हैं, स्वतंत्र होते हैं एक दूसरे से, फिर लाइफ के 1.5 साल के बाद जाके वो धीरे धीरे मर्ज होने लगते हैं। ठीक है, इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, ये कह सकते हैं। लेकिन प्याजे कहते हैं थॉट पहले आता है, विचार पहले आया, भाषा बाद में आई। थॉट प्रोसीड्स एंड डिटरमिन्स लैंग्वेज, ये कहेंगे प्याजे। तो इन दोनों के विचार में ये जो है डिफरेंस है बहुत बड़ा। बाकी तीनों चीजें कॉमन हैं दोनों में, तो अगर आपको कॉमन चीजें समझनी है तो बाकी के 3 ऑप्शन से आप समझ जाएंगे। ठीक, तो एक क्वेश्चन से सिर्फ आंसर नहीं समझ रहे हैं आप, ये भी समझ रहे हैं 3 कॉमन चीजें कौन सी हैं और एक अलग चीज कौन सी है। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। नेचर, हाँ नर्चर आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड, बिल्कुल। नर्चर जैसे आप पोषण देते हैं ना, भाई बोलते हैं हम इस पौधे को नर्चर कर रहे हैं, दैट मीन्स आप उसको पोषण दे रहे हैं, एक बेहतर एनवायरमेंट दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एक बार। टीचर्स इन ऑर्डर टू हेल्प लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज नीड टू फोकस ऑन, जो टीचर हैं वो चाहते हैं कि बच्चे क्या हैं, नॉलेज का निर्माण कर सकें, यानी ज्ञान का निर्माण कर सकें, सृजन कर सकें, तो उनको किस चीज पर फोकस करना चाहिए? बताइए एक बार, अगर आपको, आप चाहते हैं कि बच्चा ज्ञान का निर्माण करे तो आप किस चीज पर फोकस करेंगे? बताइए एक बार। आकांक्षा बहुत बढ़िया, आंसर कीजिए। पहला ऑप्शन है स्कोर्स और मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द लर्नर्स, इस चीज पे फोकस करें। इन्वॉल्विंग द लर्नर फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन, सक्रिय भागीदारी के लिए बच्चे को इन्वॉल्व करना, या फिर मास्टरिंग लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स बाय द लर्नर, जो बच्चे के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मास्टर कर लें, या फिर मेकिंग श्योर द लर्नर मेमोराइजेस एवरीथिंग, रट नहीं सकता कोई भी, सब कुछ याद रखने के लिए नहीं बना, चीजें समझ में आ जाएंगी तो याद रह जाएंगी। ठीक, तो रोट मेमोराइजेशन या सिर्फ मेमोराइजेशन या सिर्फ रिकॉल पे फोकस जहां होगा वो बहुत अच्छा नहीं होता। मास्टरिंग लर्निंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स बाय द लर्नर, ठीक है बात। स्कोर्स, सिर्फ मार्क्स पे फोकस कभी नहीं होता, और जहां एक्टिव पार्टिसिपेशन आ जाए, मीनिंगफुल लर्निंग आ जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाए, एंगेजमेंट आ जाए, एक्सप्लोरेशन आ जाए, दैट मीन्स कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हो रही है, यानी कि बच्चे के
एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की बात हो रही है, ज्ञान का सृजन करने की बात हो रही है सक्रिय रूप से। ठीक, तो ऐसा सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को वो मास्टर कर ले, इससे अच्छा है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, मीनिंगफुल लर्निंग यानी अर्थपूर्ण अधिगम का निर्माण स्वयं करे। इस बात पर फोकस हो टीचर का कि वो समस्या समाधान सीख सके, चीजों को रियल लाइफ से कनेक्ट करके एक्टिविटी करके सीख सके, कॉन्सेप्ट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 एरर्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे, 1 नंबर का टॉपिक है आपका एरर का, गलतियों को लेकर के आपका एक क्वेश्चन आता ही है और इसमें आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती इस टॉपिक के लिए, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग काम आ जाएगी। बताइए एक बार कि अगर मैं बात करूं एनसीएफ की तो कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है एरर्स यानी गलतियों के विषय में, त्रुटियों के विषय में। पहला ऑप्शन है प्रोवाइड अ वे टू द टीचर्स टू स्कॉल्ड द चाइल्ड, ये टीचर को रास्ता देती है कि बच्चे को डांटने का मौका मिल जाए गलती देख करके, या फिर प्रोवाइड एन इनसाइट, एक अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं किसके बीच में, इनटू द चाइल्ड्स थिंकिंग एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई सॉल्यूशंस, बच्चे के थॉट में उसके विचारों को देखने के लिए खिड़की देती हैं, आपको एक अंतर्दृष्टि देती हैं। या फिर प्रोवाइड स्पेस फॉर रिमूविंग सम चिल्ड्रन फ्रॉम द क्लास, कुछ बच्चों को निकालने का मौका मिल जाएगा आपको इस चीज से। या फिर आर एन इंपॉर्टेंट टूल इन क्लासिफाइंग स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ पास्ड एंड फेल्ड, मतलब कि एक इंपॉर्टेंट टूल है पास और फेल की कैटेगरी में आप डाल सकें। देखो रैंकिंग करना, पास फेल में डालना, लेबलिंग करना बच्चों की कभी भी अच्छी बात नहीं होती, मेन पर्पस सीखना होना चाहिए। ठीक है बात, तो आंसर कीजिए फटाफट से क्या सही होगा आपके अनुसार। नहीं, इमिटेट नहीं होगा अनु तिवारी, जेनरेट ग्रामर रूल्स ही होगा उसका सही आंसर। वो आपको गलत मिलता है, मुझे भी गलत मिलता था पहले, जो नॉर्म चॉम्स्की वाला लेड का काम है, एलईडी का। बी ऑप्शन मतलब प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द चाइल्ड्स थिंकिंग एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई सॉल्यूशंस। हमेशा याद रखना है गलतियां बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है या कैसे वो सीखता है, इसका इंसाइट देती हैं, अंदर की कहानी बता रही हैं, है ना, एक विंडो दे रही हैं आपको कि बच्चा ऐसे सीखता है और उसके कॉन्सेप्ट आप कैसे क्लियर कर पाए, उसकी गलतियां बताएंगी कि वो समझने में कहां लैक करता है। और गलतियां होना नेचुरल है, स्वाभाविक है, ये बताती हैं कि लर्निंग हो रही है। ठीक, तो बी ऑप्शन यहां बेहतर है। ऐसा कोई नहीं है दुनिया में जिसने सीखा हो और गलतियां ना की हो, पॉसिबल नहीं है ना। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, टीचर्स नीड टू क्रिएट अ गुड क्लासरूम एनवायरनमेंट टू फैसिलिटेट चिल्ड्रंस लर्निंग। टीचर्स को क्या करना चाहिए, टीचर्स को आवश्यकता है एक अच्छा क्लासरूम एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए ताकि बच्चे की जो लर्निंग है वो फैसिलिटेट हो सके, बेहतर सुविधा पूर्ण तरीके से अधिगम करा सके टीचर। टू क्रिएट सच अ लर्निंग एनवायरनमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है, नॉट ट्रू, नॉट लिखा है। देखिए एक बार, बिल्कुल पिंकी, आसान क्वेश्चंस हैं आज। पानी पिया जाए, आंसर करो इतना। अरे बहुत बढ़िया शिव भोले सिंह, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया, आरपी सिंह यादव, सही है। देखिए एक बार, आप कह रहे हैं ए होगा ऑप्शन, कॉम्प्लायंस विद टीचर्स, मतलब शिक्षकों के साथ अनुपालन, जो शिक्षक कहे सब सही, कोई क्वेश्चन ना पूछे, कोई समझना ना चाहे, कोई क्वेरी ना हो, या एक्सेप्टेंस ऑफ द चाइल्ड, ये तो अच्छी बात है ना, आप एक्सेप्ट करेंगे बच्चे की विभिन्नताओं को। पॉजिटिव टोन ऑफ द टीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रूवल ऑफ द चाइल्ड्स एफर्ट्स, जो बच्चे ने एफर्ट किया है, बेशक गलत भी किया है, तब भी आप उसके एफर्ट को तो मानेंगे, उसको सही करने का मौका देंगे, पहले फटकार नहीं लगाएंगे, उसको रिब्यूक नहीं करेंगे, ठीक है, रेप्रीमेंड नहीं करेंगे। कॉम्प्लायंस विद द टीचर, यानी कि टीचर की बस हाँ में हाँ मिलाने का काम नहीं है। अगर आपको डाउट है तो आप पूछेंगे, कहीं प्रॉब्लम है तो पूछेंगे, अपने विचार कुछ ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव है तो वो बताएंगे, डिस्कशन होना चाहिए। और टीचर को भी ऐसा नहीं होना चाहिए जरा सी बात हुई ईगो पर ले लिया, गलत भी अगर पढ़ा दिया तो उस पर भी टिके रहना है, फिर उसको गलती को मानना नहीं है, तो कितनी गलत बात है, जस्ट आपके ईगो की वजह से। ए ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, गिवन बिलो आर स्टेटमेंट्स अबाउट बॉयज एंड गर्ल्स, अकॉर्डिंग टू यू विच वन ऑफ दीज इज ट्रू। देखो बिल्कुल सीटेट का लेवल लेकर के मैं चल रही हूं, और अगर आप इतने भी ये क्वेश्चंस की सीरीज भी फॉलो कर लेते हैं, आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, सीडीपी में अच्छे आप
बढ़िया 25 तक ले आएंगे सिर्फ क्वेश्चन से, सिर्फ क्वेश्चन से। अगर आप समझ पा रहे हैं तो, समझ नहीं आ रहा तो पहले थियरीज देखिए। बहुत बढ़िया उषा जी, आंसर कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है बॉयज शुड हेल्प इन हाउस होल्ड चोर्स। जो लड़के हैं उनको घर के काम में मदद करानी चाहिए। ऑल बॉयज शुड बी टॉट साइंस एंड गर्ल्स होम साइंस। लड़कों को साइंस पढ़ाओ और लड़कियों को होम साइंस पढ़ाओ। या फिर गर्ल्स शुड हेल्प इन हाउस होल्ड चोर्स, लड़कियों को घर के काम में मदद करनी चाहिए। या फिर बॉयज शुड हेल्प इन एक्टिविटीज आउटसाइड द होम, घर के बाहर। बताइए एक बार। अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछ लिया दीपू, बहुत बढ़िया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछ लिया कि लड़के और लड़कियों के विषय में आप क्या कहते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट देम। और आपके अनुसार देखो ऑप्शन 4 ही रहेंगे, चाहे आपको सारे जेंडर बायस लग रहे हो चाहे आपको ना लग रहे हो, ऑप्शन 4 ही रहने वाले हैं। तो आपको देखना है कि इनमें से कौन सा बेस्ट होगा। लिखा भी होता है कई जगह पर, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। 4 में से एक ही नंबर आपको मिलेगा, इनमें से किसी एक को यूज करके। आंसर क्या होगा? सिंपल है बिल्कुल सौरभी, आंसर होगा ए ऑप्शन, बॉयज शुड हेल्प इन हाउस होल्ड चोर्स। मतलब कि लड़कों को घर के काम में मदद करानी चाहिए। क्यों? इससे क्या होगा, जो जेंडर स्टीरियोटाइप बना हुआ है, जो लिंग रूढ़िबद्धता बनी हुई है, उसको चैलेंज किया जाएगा, उसको उसमें परिवर्तन आ सकेगा, है ना। आप लड़कों से बात कीजिए, ज्यादातर केस में, बहुत कम लोग हैं जो सेंसिटिव हैं, उनको रियलाइजेशन ही नहीं है कि जो बॉयज हैं उनकी, सॉरी जो गर्ल्स हैं उनकी लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट है या नहीं है ना। उनके लिए बहुत सारी चीजें नॉर्मल हैं, उनके रियलाइजेशन में ही नहीं है वो। क्यों नहीं है? क्योंकि यही चला रहा है जनरेशन टू जनरेशन। उनकी बहन उनको खाना लाके देती है प्लेट में और उन्होंने कभी लेके जाना नहीं। कितनी सारी चीजें ऐसी जिन पे हमारा ध्यान ही नहीं है और कोई चाहता भी नहीं है बदलना, वो हमेशा ऐसी चलेंगी, किसी को तो पंगे लेने ही पड़ेंगे। तो उस केस में क्या होगा, जेंडर स्टीरियोटिपिकल जो रोल हैं, अगर आप इनको चैलेंज करते हैं, आपके घर में या जो भी मतलब फैमिली में अगर जो पेरेंट्स हैं या जो भाई बहन हैं वो एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व होकर के काम करते हैं, अगर बिना जेंडर रोल्स को बीच में डाले, तो क्या होगा, जेंडर स्टीरियोटाइप्स खत्म होंगे धीरे धीरे। तो आपको जो ऐसे चैलेंजिंग रोल्स हैं जो अगेंस्ट हैं उस चीज के, उनको अपनाना पड़ेगा बहुत सारे केसेस में। तो ऐसा नहीं है लड़कों के साथ कुछ गलत हो रहा है। जो रूढ़िबद्धता चली आ रही थी बाहर के कामों में तो वो लेते ही है पार्टिसिपेशन, ठीक। लड़कियां हाउस होल्ड में लेती है पार्टिसिपेशन, नॉर्मल बात है, इसमें कुछ नया तो है नहीं। ये तो बहुत ही बेकार है कि सिर्फ साइंस पढ़ाओ लड़कों को और होम साइंस पढ़ाओ लड़कियों को, ठीक। तो ऑप्शन ए ही बचा। बहुत बढ़िया माधुरी जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, टू बी एन इफेक्टिव टीचर इट इज इंपॉर्टेंट टू। भाई एक बेहतरीन, एक प्रभावी शिक्षक होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? फर्स्ट ऑप्शन है फोकस ऑन इंडिविजुअल लर्निंग रेदर देन ग्रुप एक्टिविटी। समूह गतिविधि के बजाय आप इंडिविजुअल एक्टिविटी पर फोकस करें। या फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं कभी जेंडर बायस नहीं करती हूँ, वो ऑटोमेटिक होता है नाम, ऐसा नहीं है। चलो बाद में बात करेंगे, है ना, कि ज्यादातर आप लड़कियों के नाम लेती हैं। 60% जो आप लोग लर्नर्स हैं वो फीमेल्स हैं, तो ऑब्वियस है कि जब मेजॉरिटी जो है तो वो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ज्यादा बार ले पाऊंगी, है ना। खैर सही, हंसी मजाक है। बी ऑप्शन देखो, अवॉइड डिसरप्शन कॉज्ड ड्यू टू क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स। या फिर बी इन टच विद ईच एंड एवरी चाइल्ड। या फिर एम्फेसाइज डिक्टेटिंग आंसर्स फ्रॉम दी बुक। बताइए क्या करेंगे आप? बहुत बढ़िया केदारमल जी, देखिए एक बार, ये डिस्कशन आपको पेपर में काम आएगा। बहुत बढ़िया मनीषा जी ये सच्चाई है ना, किसी को तो अपने साथ लेनी पड़ेंगी चीजें, हर चीज की एक कीमत है। आप परिवर्तन भी चाहते हैं और बहुत ही अच्छे बने रहे हैं आप, कोई आपको कुछ कहे भी ना, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, तो पंगे तो लेने ही पड़ेंगे। देखिए एक बार, भाई जिसका कंफर्ट जा रहा है उसको तो दर्द होगा ना, तो वो तो चिल्लाएगा। देखो एक बार, फोकस ऑन इंडिविजुअल लर्निंग रेदर देन ग्रुप एक्टिविटी। जमेगी नहीं बात, ग्रुप एक्टिविटी में बच्चा ज्यादा अच्छा सीख लेता है। अवॉइड डिसरप्शन कॉज्ड ड्यू टू क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग से डिसरप्शन नहीं होता, बल्कि क्वेश्चनिंग अच्छी होती है जब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं तो चीजें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। एम्फेसाइज डिक्टेटिंग आंसर्स, सिर्फ किताब से उतार दो उत्तर, जी नहीं। तो इससे अच्छा क्या होगा, आप कोशिश करें कि टच में रहें हर एक बच्चे के। एटलीस्ट आपको पता हो कि 35 बच्चे हैं, जब भी तो एक रेशो रखा गया है ना आरटीई में कि भाई प्राइमरी लेवल पर 30:1 हो, यानी कि 30 बच्चों पे एक टीचर हो। अब वो बात अलग है जहां 90 बच्चे हैं, या हमारे यहाँ तो हजारों में हो आप लोग डिस्कशन में, तो पॉसिबल नहीं हो पाता। अदरवाइज तो
आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको अपने सारे बच्चों के बारे में पता हो, कौन कैसे सीखता है, किसको कहां प्रॉब्लम आ सकती है, एग्जाम्पल्स कहां कौन से यूज करने हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा टच में रह सकें। तो सी ऑप्शन ज्यादा बेहतर होगा अगर उस कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुटेबल फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क। भाई इनमें से कौन सा जो है एक उपयुक्त प्रारंभिक आकलन का कार्य नहीं है, सूटेबल टास्क नहीं है। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक आकलन, जिसमें आप बच्चे के लिए कुछ इंफॉर्मेशन ले पाए, उसकी एक्टिविटीज को करते हुए देख पाए, जजमेंटल नहीं होता, ये प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। बताइए एक बार। थैंक यू दीपिका, आपको बुक पसंद आई। बाकी बुक मुझे बहुत अच्छे से निकालनी है हिंदी और इंग्लिश में दोबारा से ही, बट उसमें टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, और बट निकलेगी जरूर। प्रोजेक्ट, ऑब्जर्वेशन, रैंकिंग द स्टूडेंट्स, ओपन एंडेड क्वेश्चंस। बताइए। अभिषेक कुशवाहा, बहुत बढ़िया। रैंकिंग द स्टूडेंट्स, ये कभी भी आपका पर्पस नहीं होता। रैंक करना, नेम कॉलिंग, लेबलिंग कि ये बेकार हैं, ये फेलियर हैं, ये बहुत अच्छे हैं, है ना, नेम कॉलिंग हुआ आपका, रैंकिंग हुआ, पास फेल में कैटेगराइज करना हुआ, इन सब पे हमारा फोकस नहीं रहता या नहीं रहना चाहिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन से बच्चे के थॉट का पता लगेगा, प्रोजेक्ट से वो एक्टिव होगा, ऑब्जर्वेशन से उसकी ऑब्जर्वेशन बेहतर होगी, दिमाग अच्छा होगा, ठीक। लेकिन सी ऑप्शन, ये पर्पस नहीं होता असेसमेंट का कि रैंक कर दिया जाए, बस फर्स्ट सेकंड थर्ड में बांट दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, असेसमेंट इसलिए होता है कि आपको पता लगे कि आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में प्रॉब्लम कहां है, उसको सुधारें कैसे, बच्चे के बारे में आपको पता लगे, उसको एक्टिविटी करने देने का मौका मिले, ये सारी चीजें होती हैं असेसमेंट में, ठीक है बात। लाइक शेयर कर दीजिएगा अगर अभी तक ना किया हो तो। 10th क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी इन द एबिलिटी टू राइट, लिखने की जो एबिलिटी है, क्षमता है, उसमें कमी एसोसिएटेड विद इंपेयर्ड हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग क्या है, टूटी फूटी है, समझ नहीं पा रहे हैं, किस चीज का सिम्टम हो सकता है? डिस्प्रैक्सिया का, डिस्कैल्कुलिया का, डिसलेक्सिया का, या डिसग्राफिया का? फटाफट से बताओ, बहुत एक क्वेश्चन आता ही है इस पर। फरमान मेरा नाम, बहुत अच्छा नाम है फरमान आपका, क्या फरमान लेकर के आए हैं आप? बहुत बढ़िया। फूलचंद कह रहे हैं हम भी सही आंसर करते हैं, कर दिया लाइक, बहुत अच्छा किया परी आपने, आपको ऐसे जन्नत अता की जाएगी। देख रहे हो, उर्दू देख रहे हो आप? तो बताओ एक बार। सही है, 3700 लोग देख रहे हैं और सिर्फ 2500 लोग हैं जो ऐसे लाइक कर देते हैं आकर के, बहुत ही खुशी की बात है। पॉजिटिविटी जितनी हो सके फैलाइए, वैसे ही बहुत नेगेटिविटी है दुनिया में। डिसग्राफिया, ग्राफ की बात जहां आ जाएगी तो बात राइटिंग की आ जाएगी, लिखने की आ जाएगी। ऐसे बच्चे की राइटिंग को आपको समझने में डिफिकल्टी होगी, एलिजिबल होगी राइटिंग, इंपेयर्ड होगी। डिसग्राफिया, ग्राफ मतलब लिखने से संबंधित है, सिंपल समझ जाइएगा, ठीक। और डिस्कैल्कुलिया, कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन में मैथ की बच्चे को प्रॉब्लम होने लग जाए, गणना में, ठीक। डिसलेक्सिया है रीडिंग में, और डिस्प्रैक्सिया है मोटर स्किल्स में। इसमें टाई बांधने से लेकर, बटन बांधने से लेकर, पेन पकड़ने से लेकर के, और आपके चलने फिरने तक में भी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है बात। शिवांगी, टाइम लग जाएगा यार, बुक में अभी मुझे सोचना पड़ेगा, इस महीने तो अभी मैं नहीं सोचूंगी, उस पर काम होगा। बुक बहुत ऐसी चीज है, अगर अच्छे से लिखी जाए तो उसमें टाइम लगता है। केवीएस से पहले निकालने की कोशिश रहेगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्योंकि सीटेट के लिए तो इवन सीटेट से बहुत ज्यादा अभी जो बुक है उसमें भी है, बहुत शॉर्ट में है वो, लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारी चीजें हैं। इन लर्निंग असेसमेंट इज इसेंशियल फॉर, सीखने में यानी अधिगम में मूल्यांकन या आकलन किस लिए आवश्यक है? आकलन लिख लीजिएगा इसको, है ना। आराम से तसल्ली से पढ़िए, बहुत ज्यादा सीरियस होकर के मत आइए, समय है आपके एग्जाम में, कोई कल एग्जाम नहीं है, तो लर्निंग ग्रेजुअल होती है, धीरे धीरे सीखते रहिए। हाँ बहुत बढ़िया पारस ओके। बहुत बढ़िया शिवानी पाठक। डिस्फेजिया बोलने से रिलेटेड, लैंग्वेज के कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड होगा डिस्फेजिया, अफेजिया भी कह सकते हो आप। आंसर कीजिए। स्क्रीनिंग टेस्ट, मोटिवेशन, फोस्टरिंग ऑफ द पर्पस ऑफ सेग्रीगेशन एंड रैंकिंग, या फिर ग्रेड्स एंड मार्क्स? बताइए एक बार। बी को ब्लॉक कर दिया जाए या लॉक कर दिया जाए, ये बताओ। ऋषभ, वंदना, बहुत बढ़िया, ठीक है, हैप्पी। 11th का ए कह रहे हैं आप, जी नहीं। इसेंशियल का मतलब है सबसे ज्यादा आवश्यक है, अधिगम में आकलन इसेंशियल है, आवश्यक है। क्यों? मोटिवेशन के लिए। यहां 4 ऑप्शंस में तो यही बेहतर है कि पता लग सके कि अभी कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, कितना होना बाकी है, सीखता कैसे है बच्चा, मेथड में क्या परिवर्तन करना है, कैसी चल रही है, जो ऑब्जेक्टिव्स आपने निर्धारित किए थे वो किस हद तक अचीव हुए थे, है ना। स्क्रीनिंग टेस्ट
स्क्रीनिंग टेस्ट आपका कुछ डायग्नोज करने के लिए होता है कि प्रॉब्लम है कहीं कुछ या नहीं। पोस्टरिंग ऑफ द पर्पज ऑफ, और इसमें फिर सिलेक्शन वगैरह बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो ये डिफरेंट है, इसमें असेसमेंट में हम इसकी बात नहीं करते, ये इसके पर्पज अलग होते हैं। फोस्टरिंग ऑफ द पर्पज, सेग्रीगेशन के लिए आप बच्चे को नहीं लाते कि उसको अलग थलग कर दें या रैंकिंग में बांट दें, ग्रेड्स और मार्क्स के लिए आपका इवेल्युएशन होता है, असेसमेंट नहीं, मेन पर्पज नहीं होता बेसिकली। ठीक है बात। बुक मेरी आती है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाय हिमांशी सिंह। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए एक बार। वी ऑल डिफर इन टर्म्स ऑफ आर इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, वी ऑल डिफर इन टर्म्स ऑफ आर इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट एटसेट्रा। दिस प्रिंसिपल रेफर्स टू, मतलब कि हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि, इन सब के कॉन्टेक्स्ट में अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, हमारे अंदर विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसका मतलब क्या है? बहुत बड़े नेहा कुमारी आंसर कीजिए। थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब ये बुद्धि की थियोरीज से जुड़ा हुआ है। हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता से, एनवायरमेंट यानी नर्चर जिसको हम कह देते हैं, यानी पर्यावरण से जुड़ी हुई बात है, या फिर आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस से। हेरिडिटी मतलब नेचर जो कि फिक्स है। बताइए एक बार, प्रकृति कहते हैं, प्रकृति और पोषण विवाद कहते हैं हिंदी में। ठीक, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसका सिंपल सटीक आंसर है, प्यारा सा बिल्कुल ठीक। व्यक्तिगत अंतर, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं हेरिडिटी और एनवायरमेंट के कारण। ये कह सकते हैं हम, कोई भी दो लोग सेम नहीं होते, ना तो उनका जेनेटिक मेकअप सेम हो सकता है पूरी तरह से, एनवायरमेंट सेम हो भी तब भी नहीं हो पाएंगे सेम, क्योंकि उनके इंटरेस्ट, उनकी एबिलिटी, उनका एप्टीट्यूड, उनका एटीट्यूड, उनकी बहुत सारे इंक्लिनेशंस सब अलग हो सकते हैं या विभिन्नताएं पाई जा सकती हैं। दो जुड़वा बच्चे भी टोटली एक जैसे नहीं होते, पूरी तरह कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं होते, है ना। लिखने का डिस्ग्राफिया, बोलने में अफेजिया या डिस्फेजिया। किसी ने पूछा है लिखने और बोलने में जो प्रॉब्लम है उसको क्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, ये तो मैं आपको हर रोज किसी ना किसी फॉर्म में कराती ही हूं। देखिए एक बार, क्वेश्चन नंबर 13 है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू, यानी कि डब्बे से बाहर सोचना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। इसका हिंदी अनुवाद एग्जैक्टली जो होता था वो मुझे याद नहीं आ रहा अभी, बट ये मान लीजिए आप लीक से हटके सोचना है। ये ऐप कब आएगा यार? 1 वीक का टाइम दो, इस मंथ के लास्ट तक आ जाएगा। वर्तिका मैं अभी लास्ट में बता दूंगी कैसे ज्वाइन कर पाओगे अन अकेडमी। नेहा बहुत बढ़िया। ले सकते हो रेखा, लेकिन कंप्लीट नहीं होगी डीट प्लस बी के लिए, और कोई भी बुक एक नहीं होगी जो एक ही बुक कंप्लीट हो, स्पेशली साइकोलॉजी में। आंसर कीजिए फटाफट से। डाइवर्जेंट थिंकिंग कह रहे हैं आप लोग। चलिए 1 नंबर, डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, सृजनात्मकता से, ओरिजिनलिटी से, फ्लुएंसी से, फ्लेक्सिबिलिटी से, है ना। कुछ नया, कुछ नोवल होगा, कुछ नोवेल्टी होगी थॉट में। ठीक है बात। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसको हम डाइवर्जेंट थिंकिंग से जोड़ते हैं सिंपल अपसारी। अपसारी मतलब फैलता हुआ दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं, मल्टीपल सॉल्यूशंस, ओपन एंडेड थॉट, ये सब इससे जुड़े हुए हैं। सिर्फ मेमोरी बेस्ड जो है वो आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग हो जाएगा, जो इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई होती है, और जेपी गिलफर्ड कहते हैं क्रिएटिविटी से जुड़ा है डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक, कंसिस्टेंट थिंकिंग मतलब सेम चीज को आप बार बार कर पा रहे हैं। लेटरल थिंकिंग से भी जोड़ दिया जाता है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। लेटरल थिंकिंग, क्रिएटिविटी में ये सारी चीजें आ जाती हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग को किसने दिया था? एफ ऑसबर्न ने। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए एक बार। The assessment of students can be used by teachers in teaching to develop insight into, जो आकलन है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है शिक्षकों के द्वारा किस चीज के प्रति? एक इंसाइट, एक अंतर्दृष्टि, एक इंसाइट होता है ना, एक सडन आइडिया जो आपको आएगा किसी चीज के बारे में, वो डेवलप हो सकती है टीचर्स की। किस तरीके से? आकलन से कौन सा एक इंसाइट मिल सकता है, कौन सा एक विंडो मिल सकता है, ताकि आप बच्चे को और जान सकें। हाँ, सोशल साइंस तो नहीं। लिखने और बोलने में अगर साथ में प्रॉब्लम है तो डिस्प्रैक्सिया कहला सकती है वो। मोटर स्किल्स में भी प्रॉब्लम हो गई ना, फिर अगर दोनों को साथ में तो डिस्प्रैक्सिया या अप्रैक्सिया आप कह सकते हो फिर उसको। ठीक है, टी शर्ट भी जब ही मिलेगा जब एक बार ये आ जाएगा। पारिस पॉसिबल नहीं है। बहुत बढ़िया। हाँ, बुक इंग्लिश में अभी तक, हिंदी में अभी नहीं आई है। अब जब आएगी डिटेल्ड बुक आएगी तब। वो मेरा 3rd ईयर था, मैंने एग्जाम्स पे भी ध्यान नहीं दिया उस बुक को खत्म करने के चक्कर में। तो बताओ एक बार। नॉट प्रमोटिंग दोज स्टूडेंट्स हु डू नॉट मीट स्कूल स्टैंडर्ड्स, चेंजिंग द टीचिंग अप्रोच अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स नीड,
क्रिएटिंग ग्रुप्स ऑफ ब्राइट एंड वीक स्टूडेंट्स इन द क्लास, या फिर आइडेंटिफाइंग द स्टूडेंट्स हु नीड टू बी प्रमोटेड टू द हायर क्लास? आंसर कीजिए फटाफट से, जवाब दीजिए, जवाब, जनता जवाब चाहती है। आप जवाब कब देते हो अरविंद जी? जब मैसेज दिख जाए आपका। मुझे लग रहा है आप लोगों की मोटिवेशन वापस आ गई है पढ़ने की, है? बहुत बढ़िया, दे दूंगी माधुरी। आंसर कीजिए फटाफट से। देखो, इनसाइट मिलती है असेसमेंट से किस चीज के थ्रू? बच्चों को प्रमोट ना करने की ऐसा कोई पर्पस नहीं होता। देखो, हमेशा पर्पस होता है टीचिंग लर्निंग बेहतर हो सके, फीडबैक मिल सके। चेंजिंग द टीचिंग अप्रोच अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स नीड, ये बात बहुत अच्छी है। बच्चे की आवश्यकता के अनुसार आप अपने मेथड में परिवर्तन कर सकें। आप कहते हैं पिक्चर्स के थ्रू ज्यादा समझ में आता है, तो मैं पिक्चर्स ज्यादा यूज करती हूं, है ना। व्हाइट बोर्ड पे प्रॉब्लम होती थी, स्मार्ट बोर्ड आ गया है। तो नीड के अकॉर्डिंग, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है ना, तो जितना हो सके आप अपने मेथड में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है बात? तो ये एक बात हो गई। बहुत बढ़िया वैशाली गुप्ता, अच्छा लगा मुझे। मैं एक भी डाउट सॉल्व कर पाती हूँ ना आप लोगों का, मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि बस अब यही हो जाता है कि डाउट ठीक से क्लियर नहीं हो पाते। बहुत सारे लोग होते हैं हम लोग जुड़े हुए लेट्स लर्न पे। बाकी मैं कोशिश करती हूँ कि डिस्कशन ऐसा हो कि बहुत सारे डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाएं। क्रिएटिंग ग्रुप्स ऑफ ब्राइट एंड वीक स्टूडेंट्स, ये नहीं होता कि ऐसा कमजोर और अच्छे बच्चों का आपने एक ग्रुप बना दिया या हायर क्लास में प्रमोट करना। बी ऑप्शन बेस्ट होगा आज के लिए। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, Which one of the following is not correct for the progressive model of education? Not correct मतलब सही नहीं है। किसके लिए? प्रगतिशील मॉडल के लिए। किसके? सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के सामाजिकरण के बारे में प्रगतिशील मॉडल जो है वो क्या कहता है? जॉन डुई बात करते हैं, करा दूंगी मैं, वो पूरा रिवीजन हो जाएगा। नीरज कुमार धन्यवाद, वो रिवीजन हो जाएगा आपका पूरा सीटेट के सिलेबस का, टॉपिक वाइज, टेंशन ना लो। सीडीपी की बात कर रही हूं, इंग्लिश पेडागोजी भी करानी है। Children accept what they are offered by the school irrespective of their social background. There should be a place for democracy in the classroom. Socialization is an adoption of social norms, या फिर active participation in the group work and learning social skills. क्या होगा इसका आंसर? फटाफट से बताओ, 15th का आंसर क्या होगा? बिल्कुल शेख, थैंक यू ऋषभ, आंसर कीजिए। Amazon से मिल जाएगी पारुल, बाहर शॉप से भी मिल जाएगी बुक। चिल्ड्रन एक्सेप्ट वॉट दे आर ऑफर्ड बाय द स्कूल इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल बैकग्राउंड, ये गलत है। बच्चे की जो सामाजिक पृष्ठभूमि है आप उसको ध्यान में ही ना रखें और उसको रोबोटिक वे में बस एक्सेप्ट कर ले वो जो आपके वहां से मिला है। ये चीज सोशलाइजेशन नहीं है। सामाजिकरण में हम समाज के तौर तरीके, नियम, कायदे, कानून और एक एक्टिव मेंबर बनना सीखते हैं ग्रुप का, ना कि सिर्फ जस्ट एक्सेप्ट कर लेना आंख बंद करके।